हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है ज़रूरत। अब कहिए, मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है और अब भुगतिए परिणाम। मैं आपसे पहले ही कहता था कि घर सबका है तो जिम्मेदारियां भी सबकी हैं, मगर नहीं, आपको तो सारा काम आगे बढ़ बढ़ कर करना था। काश कभी आपने अपनी भी कदर की होती। अब लो कमर की हड्डी में गैप आ गया ना, और तो और डॉक्टर ने एक्सरे में देखकर स्पॉन्डिलाइटिस के लक्षण बताए हैं। अभी भी नहीं समझी तो कुछ महीनों बाद बिस्तर पर पड़ी रहोगी। बेटा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और फिर तू तो जानता है, तेरी दादी से काम नहीं होते, चाची लोग ज़्यादा समझती नहीं। और फिर इतना बड़ा त्योहार आ रहा है, बुआ फूफा जी लोग घर आएंगे, मैं काम नहीं करूँगी तो कौन करेगा। माँ, आप समझती क्यों नहीं। इस रीढ़ की हड्डी से आपका शरीर टिका रहता है और आपकी वजह से हमारा पूरा घर टिका है। अगर कहीं तुम टूट गई तो सोचो हमारा क्या होगा। क्या हम सब वैसे ही रह पाएंगे जैसे भी रहते हैं। 1 महीने का बेड रेस्ट बताया है। बेटे मोहन ने माँ प्रभा पर गरजते हुए कहा। अभी वो स्कूल से लौटते समय उनकी रिपोर्ट लेकर लौटा है। अपने बेटे की बात सुन उसकी आंखों से आंसू झर रहे थे। प्रभा को पिछले 1 साल से गर्दन और कमर दर्द की शिकायत हो रही है, मगर कभी बाम लगाकर तो कभी दर्द निवारक दवाई लेकर वो इस दर्द को कम करने की कोशिश में बढ़ाती चली गईं। आज रसोई में चक्कर खाकर गिर पड़ी तो तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया। वहां पर जांच में पता चला कि उसे स्पॉन्डिलाइटिस की शुरुआत है, साथ में कमर की हड्डी में थोड़ा गैप आ गया है। महेश और प्रभा की शादी को 20 साल होने को आए। उसकी शादी एक संयुक्त परिवार में हुई, जहां दादी सास ससुर 2 देवर 2 नंदे थी। वह खुद घर की बड़ी बहू थी। उसके आने के बाद ही दोनों देवर और नंदों की शादी हुई थी। दादी सास ससुर भी बीमार रहा करते थे। उनकी सेवा का भार भी उसी के ऊपर आ गया। उसके आते ही सास ने तो रसोई में जाना छोड़ दिया, तो रसोई भी पूरी उसने ही संभाल ली थी। उसके बाद खुद के 2 बच्चे। धीरे धीरे परिवार में ननद और देवरों के भी बच्चे बढ़ते चले गए। ऐसे कर परिवार दुगना तिगुना चौगुना होता चला गया। ऊपर से मेहमानों की आवभगत भी बहुत थी। ससुर जी सरकारी नौकरी में थे तो कई अफसरों का आना जाना लगा रहता था। फिर घर के जमाई भी मेहमानों से कम न थे। अगर जरा भी खातिरदारी में कमी रह जाए, मुंह फुलाकर 4 बातें सुनाकर जाते थे। सास ससुर नाराज ना हो जाएं, देवर देवरानियां परेशान ना हो, बेटी दामाद को कोई कमी ना रहे, यही सोचकर सारे काम आगे आगे निपटाती रहती थीं, जिसके लिए ना कभी उसने किसी की मदद मांगी और ना ही कोई करने आया। हाँ, उसे ऐसे कोल्हू के बैल की तरह काम करते देख सब यही कहते थे, बड़ी भाभी को तो किसी की ज़रूरत नहीं, उनके अंदर तो बिजली सी फुर्ती है, वो सब कर लेंगी। बस अपनी झूठी तारीफ सुनकर ही प्रभा ने हर काम को अपने हाथों में ले लिया। घर में किसी को चाय का कप तक नहीं उठाने देती थी। यही शायद उसकी सबसे बड़ी भूल थी। ऐसे बड़े परिवार में प्रभा अनगिनत रिश्तों के बीच उलझ कर रह गई थी, जिसके कारण उसने अपने कभी स्वास्थ्य का ध्यान ही नहीं रखा। हर बीमारी परेशानी में देसी दवाई घरेलू उपचार लेकर काम पर लग गई। सास सुधा जी कमरे में पैर पटकते हुए घुसी और बोली, बहू क्या परेशानी है, ऐसी भी क्या आफत आ गई। ऐसा छोटा मोटा दर्द तो हम औरतों को होता रहता है, तुम यूँ पसर कर रह जाओगी तो काम कैसे चलेगा, घर परिवार कैसे चलेगा। तुम्हें पता है मकर संक्रांति आ रही है, मैंने बेटी दामादों का निमंत्रण किया है। इतने सारे लोग घर में आ रहे हैं, सबका खाना पीना मेहमानी तो देखनी ही पड़ेगी। 2 दिन हो गए हैं और गुड़ तिल मूंगफली राजगिरा सारा सामान आ चुका है। लड्डू की तैयारी भी करनी है। चलो उठो, थोड़ा चलोगी फिरोगी, अपने आप ठीक हो जाओगी, बड़ी ढिठाई से बोली। सास की बात सुन उसे रोना आने लगा। आज जहाँ उसे बिस्तर से बाथरूम तक जाने के लिए दीवारों का सहारा लेना पड़ रहा है, वहीं सासू माँ कह रही हैं कि मैं पैर पसार कर सो रही हूँ। इन 2 दिनों में कोई भी नहीं था जिसे उसके दर्द की परवाह थी। बस सब हालचाल जानने की जगह ये जानना चाहते थे कि मैं रसोई में जाकर कब खड़ी हो जाऊंगी और सबकी फरमाइशों को पूरा कर पाऊंगी। सबकी अपनी अपनी समस्या थी। जो भी खाना देने आता था रोना रोकर चला जाता था कि कैसे घर के काम अटके पड़े हैं। मंझली देवरानी बोली, भाभी आपको तो पता है मुझसे काम नहीं होते, आपको पता है ना, आपका खाना बन जाता है और मैं आलू नहीं छील पाती। यही बात लेकर आज सासू माँ मुझे कितना सुना रही हैं। काम से बचने के लिए एक बार फिर उसने अपनी आलस और कछुआ चाल का बहाना बना दिया। छोटी बोली, भाभी कोई समय है बीमार होने का, आप तो काम के समय पर बीमार हो गईं, आपको थोड़ा तो सोचना चाहिए था। खैर जो भी है, आपको तो पता है मेरी माँ कितना बीमार रहती हैं, उन्होंने मुझे मायके बुलाया है, आप जल्दी से ठीक हो जाइए वरना सासू माँ मुझे जाने नहीं देंगी। एक एक कर दोनों देवरानियाँ 4 बातें सुना गईं। अब उसे महसूस हुआ इस घर में ज़रूरत मेरी नहीं, मेरे काम की है बस।
और ऐसा लग रहा है जैसे मैं काम से बचने के लिए खुद ही बीमार हुई हूँ। तभी पति महेश भी कमरे में आ गए और बड़ी बेरुखी से बोले, माँ सही कहती हैं, अब इस उम्र में वो अपने घुटने घसीटेंगी। बेचारी कितनी मुश्किल से रसोई में काम कर रही हैं। और तुम्हें दोनों बहू का तो पता ही है, बच्चे भी बहुत परेशान हैं। दोनों दीदी आ जाएंगी, फिर तुम्हारा यूँ आराम करना शोभा नहीं देगा। आज भी हमने होटल से खाना मंगा लिया है, कल से काम करना शुरू कर दो। वह पापा दादी सबको अपने काम की पड़ी है, मगर आपको मम्मी का दर्द दिखाई नहीं देता। डॉक्टर ने कहा है, उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो उनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, फिर हम उसे कैसे जोड़ेंगे। और अगर आज के काम के चक्कर में हमेशा के लिए बिस्तर पकड़ लिया तब क्या होगा। जैसे 20 सालों से आप सबकी सेवा करती आई हैं, क्या उतनी ही शिद्दत से आप 20 दिन भी उनकी सेवा कर पाएंगे। मैंने जब से होश संभाला है ये अच्छे से जानता हूँ, आप में से किसी को मेरी माँ की नहीं पड़ी है। आपको सिर्फ अपना काम प्यारा है। यही बात मैंने कई बार माँ को बोला भी, आप इतना आगे बढ़ बढ़कर काम मत किया कीजिए, जिसका काम है उसे भी करने दीजिए। मगर ये इतनी भोली हैं कि उन्होंने इस घर को सबको अपना माना। और ये कैसे अपने हैं, जिन्होंने वक्त आने पर 2 मीठे बोल का सहारा ना दिया। उल्टा तुम बीमारी का बहाना बनाना कब बंद करोगी पूछते हैं। इसलिए मैंने फैसला किया है कि माँ जब तक पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती कमरे से बाहर नहीं जाएंगी। वाह रे लड़के, तू कौन होता है फैसला लेने वाला। हम इतने बड़े बड़े लोग घर के मर गए हैं क्या। ये घर की बड़ी बहू है, इसे तो सारे काम संभालने होंगे। बड़े की जिम्मेदारी होती है जो इसे निभानी होगी। सुधा जी गुस्से में बोली। बात बिगड़ती देख प्रभा बोली, मोहन तुम चुप रहो। प्रभा समझ गई थी आज ये नहीं बोली तो कभी नहीं बोल पाएगी। और फिर उसने तो वैसे ही न जाने कितने साल गवा दिए थे अपने हक के लिए बोलने में। बड़ी गलतफहमी थी, ये मेरे हैं, ये मेरे अपनी हैं, एक ना एक दिन वक्त पर काम जरूर आएंगे। मगर मैं गलत थी। किसी ने ठीक ही कहा है, पहला सुख काया दूजी माया। यही फार्मूला अपनाना चाहिए था। आगे आगे बढ़कर मदद की तो लोगों ने बेवकूफ़ समझ लिया, मगर अब और नहीं। माँ जी, इन 2 दिनों में इतना तो समझ में आ ही गया है कि मैं जीऊँ या मरूँ इस बात से किसी को फर्क नहीं पड़ता। और फिर 2 दिन से रसोई में चाय के अलावा बना ही क्या है। सारा खाना बाजार और होटल से आ रहा है और सबका पेट भी भर रहा है। कहने को आपके घर में 3 बहुएं हैं। अगर आपने बराबरी से सबको काम बांटा होता तो आज मेरी कमर ना टूटती। कोई बात नहीं, एक काम कीजिए, एक रसोइया घर की साफ सफाई के लिए, झाड़ू पोछा वाली, बर्तन वाली, अन्य कामों के लिए एक नौकर लगा लीजिए। क्योंकि मैं पूरी तरीके से ठीक भी हो गई तब भी अपनी कमर की वजह से भारी कामों से परहेज ही रखूँगी। रही लड्डू बनाने की बात तो आप बाजार से मंगवा कर दीदियों के घर पहुंचा दीजिए। पहले तो सुधा जी खुश हो गईं कि हमारी बातों का असर बहू पर हो गया, कल से वो काम पर लग जाएगी। मगर ये क्या, इतने सारे काम वालों की पगार कौन देगा। सोच बोली, बड़ी बहू तुमने सही कहा, मेरी गलती है कि मैंने अपनी तीनों बहुओं को बराबर जिम्मेदारी नहीं बांटी। तुरंत दोनों बहू को बुलाकर बोला, एक एक टाइम की रसोई तुम दोनों बारी बारी संभालो, झाड़ू पोछा बर्तन के काम भी बांटो। और जब तक बड़ी बहू ठीक नहीं हो जाती तब तक छोटी बहू तुम मायके नहीं जाओगी। और इस बार लड्डू तो मैं खुद बनाऊंगी। बैठे बैठे मेरे शरीर में जंग लग गई है और दोनों लड़कियों को बोल दूंगी कि बड़ी बहू की तबीयत ठीक नहीं है, राखी पर ही आना। ठीक है बड़ी बहू, अब तुम आराम करो, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो महेश से कह देना। बोल कमरे से बाहर चली गईं। अपनी सास की बातें सुन दोनों देवरानी एक दूसरे का मुँह देखती रह गईं। एक तरफ पति महेश भी सर झुकाए खड़ा था। जो काम उसे करना चाहिए था वो उसके बेटे ने कर दिखाया है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।